हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 11 दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, जिसमें हम पढ़ रहे थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये जो टॉपिक है हमने स्टार्ट कर लिया था। आज हम इससे आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम एक क्विक रिविजन कर लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल हमने बात की थी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। रिकॉम्बिनेंट मींस ये जो वर्ड इंडिकेट कर रहा है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट यानी जो डीएनए है उसका रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है हमने कहा था, आपने पढ़ा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं हम, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसमें आपने पढ़ा था इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टुगेदर टू डीएनए मॉलिक्यूल, यानी कि ये कैसी प्रोसेस है, दो डीएनए मॉलिक्यूल को जोड़ने की प्रोसेस है फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के डीएनए को जोड़ने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीएनए है उसका क्या हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे दिस इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब जो डीएनए हमारे पास आएगा उसे हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहा। क्या आपको बताया गया था, यहाँ पे हमने क्या लिए थे, दो ऑर्गेनिज्म लिए थे, दो जीव लिए थे। एक का नाम ए था और दूसरे का नाम बी था। हमने क्या किया कि ए से पीस ऑफ डीएनए उठाया और बी में डाल दिया। तो बी के पास अपना जो डीएनए था वो ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसके पास फिर ए का भी डीएनए आ गया। तो यहाँ पे दो डीएनए क्या हो गए, मिक्स हो गए हैं। जैसे कि हमने क्या कहा था, यहाँ पे दो डीएनए मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो बी में जो हमें डीएनए मिला वो रिकॉम्बिनेंट था, यानी कि उसका रिकॉम्बिनेशन हो गया था, पुनर्योजन हम जिसे कहते हैं। तो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें हमारे पास कुछ स्टेप आए थे, जिसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो था आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप कौन सा आएगा, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। तो हमने क्या बात की थी, हमने कहा था अगर हम पीस ऑफ डीएनए को ऑर्गेनिज्म ए से ऑर्गेनिज्म बी में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डीएनए को निकालना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना है, ऑर्गेनिज्म ए से जो पीस ऑफ डीएनए है, डीएनए का पीस निकालना है। और इसी प्रोसेस को, यानी डीएनए को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। तो हमने कल इसी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या जाना, आइसोलेशन डीएनए में सबसे पहले हमने क्या जाना, हमने कहा ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये किसी में भी हो सकती है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी किसी भी जीवित प्राणी में हो सकती है। जैसे कि हमने एनिमल में भी हो सकती है, प्लांट में भी हो सकती है, फंगल में भी हो सकती है, बैक्टीरिया में भी हो सकती है। कल हमने क्या बात की थी, एनिमल। तो अब हमें क्या करना है, आप जानते हैं जो डीएनए होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पैक होता है। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, सेल के अंदर होता है। और सेल के बाहर ही जो आवरण को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और मेम्ब्रेन होती है, एक और लेयर होती है, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने क्या कहा, सेल वॉल। तो अगर हम बात करें एनिमल सेल की, तो हमने ये जाना था एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। आप अच्छी तरीके से जानते हो, जब आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा था तो आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों को स्टडी किया था। उसके बाद हमने क्या देखा, प्लांट सेल, फंगल सेल और बैक्टीरियल सेल में यहाँ पे क्या पाई जा रही है, सेल वॉल पाई जा रही है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें डीएनए प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डीएनए के बाद जितनी भी कवरिंग है, हमने क्या कहा, डीएनए कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस में होगा। न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस किससे कवर होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से होगा। तो वहाँ पे हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी तोड़ना पड़ेगा, हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी तोड़ना पड़ेगा, हमें सेल वॉल को भी तोड़ना पड़ेगा, और सेल में जो अन्य मटेरियल होते हैं हमें उन्हें भी तोड़ना पड़ेगा, उन्हें भी क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, यानी ख़त्म करना पड़ेगा। और हम लास्ट में इस प्रकार की कंडीशन बनाएंगे कि सेल में सिर्फ हमारे पास डीएनए आए, बाकी सेल में और जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी रिमूव हो जाए। तो क्या किया था हमने, सबसे पहले क्या रिमूव कराना पड़ेगा, सेल वॉल। हम बाहर से देखेंगे, हमने क्या कहा, हमने कहा ये एक सेल है,
प्लांट सेल को अगर हम बनाएं तो हमने कहा ये एक सेल है। अब ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर हमने क्या बनाया था, इसके बाहर हमने सेल वॉल बनाया था। अब ये क्या है, सेल वॉल है। अब हमने कहा इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन होगा, लिपिड होगा, आरएनए होगा, सारी ही चीजों को हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या रिमूव करेंगे, जो बाहरी पार्ट होगा, यानी सेल वॉल को करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को करेंगे, प्रोटीन को करेंगे, लिपिड को करेंगे, आरएनए को करेंगे। तो क्या क्या था कल हमने हर एक सेल में कुछ ना कुछ मिलाया था, जिससे कि क्या हुआ था, यहाँ पे हमने सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिमूव किया था। सबसे पहले अगर हमें सेल वॉल रिमूव करनी है तो यहाँ पे जो एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या आता है, यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो प्लांट सेल में हमने क्या मिलाया था, सेल्यूलेज मिलाया था, क्योंकि आपको क्या बताया गया है, जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, तो सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज यहाँ पे मिलाएंगे। यहाँ पे हमने क्या मिलाया, सेल्यूलेज। अगर हम फंगल सेल की बात करें तो फंगल सेल की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है, और काइटिन को तोड़ने के लिए हमने यहाँ पे क्या मिलाया, काइटिनेज मिलाया। तो यहाँ पे क्या मिलाया, काइटिनेज। और अगर बैक्टीरियल सेल की बात करें तो जो बैक्टीरियल सेल की जो सेल वॉल बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, और उसे तोड़ने के लिए हमने लाइसोजाइम यहाँ पे मिलाया था। क्या मिलाया था, लाइसोजाइम। अब हमें जो सेल प्राप्त हुई है तो यहाँ पे तो क्या है, डायरेक्ट हमें यहाँ पे कुछ मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सेल वॉल यहाँ पे है ही नहीं। कहाँ पे, एनिमल सेल में। अब यहाँ पे जो हमें मिली, हमें जो सेल मिली वो विदाउट सेल वॉल मिली। कैसी मिली है, जो सेल हमारे पास आई है यहाँ पे भी विदाउट सेल वॉल आई है, यहाँ पे भी विदाउट सेल वॉल आई है, और यहाँ पे जो एनिमल सेल थी वो ऑलरेडी क्या थी, विदाउट सेल वॉल थी, यानी बिना सेल वॉल के थी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या मिलाया, यहाँ पे अब हमने क्या मिला दिया, क्या क्या यहाँ पे आपको बताया था, प्रोटीएज बताया था। सबसे पहले प्रोटीएज, प्रोटीएज प्लस क्या मिलाया यहाँ पे मिलाया हमने लाइपेज, प्लस और क्या यहाँ पे मिलाया, आरएनएज। अब जब ये सारी चीजें हम कहाँ मिला रहे हैं, यहाँ पे भी मिला रहे हैं और यहाँ पे भी मिला रहे हैं, ऊपर भी हम यही सेम चीजें, यानी एनिमल सेल में क्या होगा, प्रोटीएज किसको तोड़ रहा है, प्रोटीन को तोड़ रहा है, लाइपेज किसे तोड़ रहा है, लिपिड को तोड़ रहा है, आरएनएज किसे तोड़ रहा है, आरएनए को तोड़ रहा है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीजें ऐड की है, प्लांट सारे ही सेल में हम ये सारी कॉमन चीजों को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अब लास्ट में हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, क्या आया हमारे पास, नेक्ड डीएनए हमारे पास आया। यहाँ तक की बात हमने कल कर ली थी, ये सारी जो चीजें हमने कल पढ़ ली थी। हमने क्या किया, हमने कहा एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, इसलिए वहां पे सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम कुछ नहीं मिलाएंगे। प्लांट सेल की सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल्यूलेज से बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए हम सेल्यूलेज का यहाँ पे यूज करेंगे। फंगल सेल की जो सेल वॉल होती है काइटिन की बनी होती है, उसे तोड़ने के लिए हम काइटिनेज का यूज करेंगे। बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल को तोड़ने के लिए हम लाइसोजाइम का यूज करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास सारी प्रकार की जो सेल आई है वो विदाउट सेल वॉल है, यानी बिना सेल वॉल के हैं। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, हमने प्रोटीएज, लाइपेज, आरएनएज को यहाँ पे मिलाया, जिसने प्रोटीन को भी तोड़ दिया, यानी रिमूव कर दिया, लाइपेज को भी रिमूव कर दिया, आरएनएज को भी रिमूव कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ डीएनए यहाँ पे बचता है। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या बचा, डीएनए बचा। यह बात हमने कर ली थी, और इसके बाद हमने क्या देखे थे, फिर इसके स्टेप देखे थे। ये तो आपने क्या देखा, ये आपने एक फ्लो चार्ट देखा। अब आप प्रोसीजर देखेंगे, यानी जब आपको आंसर लिखना होगा तो आप इन्हीं पॉइंट्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपने क्या देखा, हम ये किस में देख रहे हैं, प्लांट सेल में देख रहे हैं। हम प्लांट सेल के डीएनए को रिमूव कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, टेक द अवेलेबल प्लांट मटेरियल एंड ग्रीन
इट इन द मोटर। यहाँ हमने क्या किया, प्लांट सेल को हमने लिया, उसके बाद हमने क्या किया, उसे सेकेंड जो स्टेप था, ट्रीट द मटेरियल विद सेलुलेज। अब हमने क्या किया, सेलुलेज से उसे ट्रीट किया, क्या तोड़ने के लिए, सेल वॉल को तोड़ने के लिए। सेल वॉल को तोड़ने के लिए सेलुलेज का हमने यूज किया। नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा नेक्स्ट ट्रीट इट विद प्रोटीएज। प्रोटीएज क्यों, प्रोटीन को तोड़ने के लिए। नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, टू हाइड्रोलाइज द पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ द प्रोटीन इन द प्लांट मटेरियल। इन अदर वर्ड्स द एंजाइम्स रिमूव द हिस्टोन प्रोटीन विच आर इंटरवाइंड विद द डीएनए। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने देखा था जो डीएनए होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, अरेंज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन को रिमूव कर दिया जाता है ताकि डीएनए फ्री फॉर्म में मिल जाए। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा डिसॉल्व आरएनए विद राइबोन्यूक्लियेज। राइबोन्यूक्लियेज को ही हमने आरएनएज कहा है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो हमारे पास आया है, हमने यहाँ पे क्या देखा, यूज लाइपेज टू डिसॉल्व लिपिड। यानी लिपिड को डिसॉल्व करने के लिए, लिपिड को रिमूव करने के लिए लाइपेज यहाँ पे यूज किया गया। अब क्या हुआ कि सारी चीजें रिमूव तो हो गई हैं, लेकिन डीएनए प्योर फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसमें डीएनए में और भी बहुत सारी अशुद्धियां हैं, वहाँ पे डीएनए प्योर फॉर्म में नहीं है। तो प्योर फॉर्म में पाने के लिए हमने क्या किया, add chilled ethanol to enable the precipitation of the DNA. It essentially increased DNA concentration. हमने चिल्ड एथेनॉल वहाँ पे क्या किया, ऐड किया। कहाँ पे, वो जो जब हमारे पास लास्ट में क्या प्रोडक्ट आया, सिर्फ डीएनए आया, तो हमने वहाँ पे चिल्ड एथेनॉल का वहाँ पे यूज किया। जब हमने चिल्ड एथेनॉल यानी कि ठंडी जो एथेनॉल को हमने वहाँ पे डाला, तो हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास डीएनए का प्रेसिपिटेशन आ गया। किस प्रकार का प्रेसिपिटेशन हमें मिला था, ये इमेज में आपने देखा। ये क्या था, ये यहाँ पे डीएनए था, जब तक हमने यहाँ पे क्या किया, जब तक हमने यहाँ पे एथेनॉल को मिक्स नहीं किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए दिख नहीं रहा है। अब जब यहाँ पे एथेनॉल को मिक्स किया गया, तो ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको दिख रहा है, व्हाइट जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यही क्या है, डीएनए है। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, हमें डीएनए मिल गया है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब आप फिर से हम पीछे जाएंगे, लास्ट स्टेप को देखेंगे। यूज स्पूलिंग टू एक्सट्रैक्ट द प्रेसिपिटेट डीएनए। स्पूलिंग इन्वॉल्व्स बाइंडिंग द फाइन थ्रेड्स ऑफ डीएनए ऑन द रील। अब हमने क्या किया, हमें डीएनए मिल गया है प्रेसिपिटेशन के रूप में। अब हमने डीएनए को निकालना है, और डीएनए को कैसे निकालेंगे, किसी भी स्पून से या फिर किसी भी मुड़ी हुई रॉड से या फिर किसी भी चीज से। अब जैसे आपने किसी डब्बे में से कुछ भी आप निकाल दो, जैसे आपने घी निकालना है या आप दही निकालते हो या फिर कोई और चीज निकालते हो, क्या करते हो, स्पून का यूज करते हो। इसी प्रकार से हमने डीएनए को निकालने के लिए किसी ऐसी चीज का यूज करना है जिससे जो डीएनए है वो इजिली निकल जाए। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे स्पूलिंग। आप याद रखेंगे स्पूलिंग किसे कहा जा रहा है। स्पूलिंग क्या है, जो प्रेसिपिटेट डीएनए है, प्रेसिपिटेट डीएनए को फिर जो निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे हमने स्पूलिंग कहा। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है, ऑब्जर्वेशन आपके पास है, द डीएनए अपेयर्स एज अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ अ फाइन थ्रेड्स ऑन द स्पूल। यहाँ पे क्या है, स्पूलिंग की प्रोसेस हो रही है। ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने जब एथेनॉल ऐड किया तो यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेशन आपको मिला, और आप यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए को निकाला जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं। आपकी जो बुक है उसमें भी डायग्राम दिए गए हैं, आपको बताया गया है कि एथेनॉल को जब डाला जाता है तो डीएनए का प्रेसिपिटेशन किस प्रकार का दिखता है। साथ ही आपको स्पूलिंग की भी इमेज दिखाई गई है कि स्पूलिंग जब हो रही है तो किस प्रकार हो रही है। स्पूलिंग क्या होता है, आप याद रखेंगे कि आप स्पून से निकाल रहे हो डीएनए को, यानी चम्मच से आप डीएनए निकाल रहे हो, इसे आपने क्या कहा, स्पूलिंग कह दिया। यहाँ पर हमारी जो पहली जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। कौन सी पहली प्रोसेस, ये वाली आइसोलेशन ऑफ डीएनए यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, डीएनए को हमने निकाल लिया है। अब हम सेकंड प्रोसेस क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे। अब हमने क्या करना है, डीएनए फ्रेगमेंटेशन को पढ़ना है। तो डीएनए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, इससे पहले आप इमेजेस को देखेंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे डीएनए प्रेसिपिटेशन किस प्रकार का दिख रहा है और स्पूलिंग हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, अच्छा
यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, आइसोलेशन ऑफ डीएनए को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ये आपकी बुक से इमेज ली गई है और आप देखेंगे कि जो हमने अभी पढ़ा है सेम वही चीज यहाँ पे लिखी गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार रीड कर लेंगे। क्या है इसमें, आप पढ़ेंगे रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड, आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। रिकॉल दैट न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। क्या आपको यहाँ पे बताया गया है कि सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं, कंबाइनली न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, विदाउट एक्सेप्शन, यानी बिना किसी अपवाद के ये चीज हम मानते हैं। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, हमने देखा था इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए। क्या होता है, अधिकांश जीवों में क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। बहुत कम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आरएनए होगा। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, वहाँ पे आरएनए होता है। नेक्स्ट आपने क्या देखा, आपने देखा इन ऑर्डर टू कट द डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इट नीड्स टू बी इन अ प्योर फॉर्म। अभी यहाँ पे इस किस चीज की बात हो रही है, एंजाइम, जो डीएनए है डीएनए की कटिंग की बात हो रही है, डीएनए को के फ्रेगमेंटेशन की बात हो रही है। सेकंड स्टेप है ये, अभी हम इसमें नहीं आएंगे क्योंकि अभी हमें ये पढ़ना बाकी है। बस ये कह रहा है कि डीएनए की कटिंग के लिए हमें डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए, यानी डीएनए में बहुत सारी चीजें मिक्स होती हैं, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, आरएनए होता है, बट हमें क्या चाहिए, डीएनए प्योर फॉर्म में चाहिए। उसके बाद आपने देखा फ्री फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी यहाँ पे कोई भी मैक्रोमोलिक्यूल्स ना हो। आप देखेंगे सिंस डीएनए इज एनक्लोज्ड विद इन द मेम्ब्रेन वी हैव टू ब्रेक द सेल ओपन टू रिलीज डीएनए अलोंग विद अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स सच एज आरएनए। यानी कि यहाँ पे जो डीएनए होता है बहुत सारी जो लेयर होती है, बहुत सारी कवर में क्या होता है, एनक्लोज होता है। तो हमें इन सारी लेयर्स को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड एंड ऑल्सो लिपिड, दिस कैन बी अचीव्ड बाय ट्रीटिंग द बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और एनिमल टिश्यू विद द एंजाइम सच एज लाइसोजाइम। यानी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो सेल वॉल को रिमूव करने के लिए हम कुछ एंजाइम्स का यूज कर रहे हैं। सबसे पहला एंजाइम क्या है, लाइसोजाइम है। लाइसोजाइम का यूज हम कहाँ पे कर रहे थे, बैक्टीरिया में कर रहे थे। बैक्टीरिया की सेल वॉल को हटाने के लिए हमने लाइसोजाइम का यूज किया था। प्लांट सेल की सेल वॉल को हटाने के लिए हमने सेल्यूलेज का यूज किया था। और फंगस की जो फंगल सेल थी, फंगल सेल की सेल वॉल को हटाने के लिए हमने काइटिनेज का यहाँ पे यूज किया था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए इंटरवाइंड विद प्रोटीन सच एज हिस्टोन। क्या होता है कि जो हमने डीएनए देखा था जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, तो क्रोमोसोम किस में पैक होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन में पैक होते हैं। तो यही चीज आपको बताई जा रही है। द आरएनए कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद अ राइबोन्यूक्लियेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, आरएनए को कैसे हटा रहे हैं हम, राइबोन्यूक्लियेज से या फिर आरएनए से। दोनों ही सेम है, आरएनएज भी सेम है और राइबोन्यूक्लियेज भी सेम है। वेराज प्रोटीन कैन बी रिमूव बाय ट्रीटमेंट विद प्रोटीएज, यानी कि प्रोटीन को कैसे हम हटा रहे हैं, प्रोटीएज का यूज करके। अदर मॉलिक्यूल्स कैन बी रिमूव्ड बाय एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट एंड प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेट आउट आफ्टर एडिंग अ चिल्ड एथेनॉल। यानी कि हमारे पास जब हमने चिल्ड, कोल्ड या ठंडी एथेनॉल को मिक्स किया तो हमारे पास किस प्रकार की एथेनॉल, किस प्रकार का डीएनए आया था, प्रेसिपिटेट डीएनए, जो हमें व्हाइट यानी सफेद कलर का आपने देखा। तो आपको क्या है, जो डीएनए है वो फाइन थ्रेड्स में हम देख सकते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे धागे नुमा संरचना में हम देख सकते हैं। यहाँ पे इमेजेस की फोटो नहीं है, ये जो इमेज है यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे किस प्रकार से डीएनए का प्रेसिपिटेशन आपने निकाला और किस प्रकार से स्पूलिंग की प्रोसेस हो रही है। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली है। उसके बाद हमने क्या कहा, हमने कहा कि हमने डीएनए को निकाल लिया है। तो डीएनए को जब हमने निकाला तो डीएनए यहाँ पे, तो डीएनए को जब हमने निकाला तो डीएनए बहुत लंबा थ्रेड ऐसे ऐसे, ये पूरा डीएनए है। तो हम डीएनए को क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें वहां से पीस ऑफ डीएनए चाहिए, एक
पर्टिकुलर पीस चाहिए, एक पर्टिकुलर जीन चाहिए। कल हमने क्या बात की थी, हमने कहा था कि हमें क्या चाहिए, फॉर एग्जांपल हम इंसुलिन का ही फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। हमें क्या चाहिए, इंसुलिन का वहाँ पे क्या चाहिए, जीन चाहिए। तो इंसुलिन का जीन मे बी कहाँ पे होगा, हो सकता है इंसुलिन का जीन कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये इंसुलिन का जीन है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पूरे ही डीएनए की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ इस पार्ट की आवश्यकता है, इस पार्ट की आवश्यकता है। तो इस पोर्शन को अब हमें क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जब हम इसे काटेंगे तभी हम इसका यूज कर सकेंगे। तो हमें क्या चाहिए, पूरा पीस ऑफ डीएनए में से हमें देखना है कि हमें कौन से जीन की हमें रिक्वायरमेंट है। तो उस जीन को निकालने के लिए हमें डीएनए को काटना पड़ेगा। इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए को काटने की जो प्रोसेस होती है, डीएनए की जो कटिंग होती है। अब जब डीएनए को हमें काटना है, तो डीएनए को काटने के लिए अब हमें क्या चाहिए, नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई चीज काटनी होगी, आप सीजर का यूज करते हो, यानी कि कैंची का यूज करते हो। तो यहाँ पे भी अब हमें डीएनए को कट करने के लिए कैंची का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जो नॉर्मल हम कैंची, जो नॉर्मल सीजर हम यूज करते हैं, उसका यूज नहीं होगा, क्योंकि ये जो सारी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं ये माइक्रोस्कोपिक है, सूक्ष्मदर्शी में सारी ही प्रोसेस चल रही है। चाहे आपने वहाँ पे सेल वॉल को रिमूव किया, चाहे आपने आरएनए को रिमूव किया, चाहे आप स्पूलिंग कर रहे हो, सारी जो प्रोसेस कैसी हो रही है, ये माइक्रोस्कोप में चल रही है। ये जो प्रोसेस होती है बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत विशिष्ट होती है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे डीएनए की कटिंग नॉर्मल सीजर से नहीं होगी। इनको काटने के लिए कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होगी। अब क्या है, जो डीएनए है, डीएनए को क्या काटेंगे, कुछ एंजाइम्स काटेंगे। और उन्हीं एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं जेनेटिक सीजर कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं। या आपके पास नए शब्द क्या आए, नए वर्ड क्या है, जेनेटिक सीजर आया, मॉलिक्यूलर सीजर आया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज आया। सारे ही नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है। क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर सीजर भी आ सकता है, जेनेटिक सीजर भी आ सकता है, और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज भी आ सकता है। अब क्या होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो आप पढ़ेंगे द एंजाइम्स which cut the DNA molecules at specific site is called restriction endonuclease। क्या होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या फिर जेनेटिक सीजर, वो एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए को स्पेसिफिक साइट से काटते हैं, यानी विशिष्ट जगह से काटते हैं। कौन सी है विशिष्ट जगह, जहाँ पे हमारा इंसुलिन का जीन पाया जा रहा है, वो विशिष्ट जगह है। यानी ऐसा नहीं है कि जो सीजर है वो कहीं से भी काट रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर सीजर कहीं से भी नहीं काटते। कहाँ से काटेंगे, एक स्पेसिफिक जगह से काटेंगे, एक विशिष्ट जगह से काटेंगे, और उन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे दीज एंजाइम्स आर जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूलर सीजर, यानी ये क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर जैसे होते हैं, विच कट डीएनए इनटू द सेगमेंट एट अ स्पेसिफिक साइट। कहाँ से काट रहे हैं, स्पेसिफिक साइट से काट रहे हैं, विशिष्ट जगह से काट रहे हैं, उस जीन को काट रहे हैं जिस जीन की हमें आवश्यकता है। तो अब आप जान सकते हो कि ये जो एंजाइम्स होते हैं कितने हेल्पफुल होते हैं। तो अब हमारे पास क्या आएंगे, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। जो एंजाइम्स होते हैं वो दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। यहाँ पे हम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है या फिर जो जेनेटिक सीजर है, इनका हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे। आगे जब आप पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, जो जेनेटिक जो सीजर होते हैं उन्हें बहुत डीप में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो जेनेटिक सीजर होते हैं, कैसे उन्हें प्राप्त किया जाता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं, फंक्शनिंग करते हैं। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो जेनेटिक सीजर होते हैं उन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी कहा जाता है। इनका काम क्या होता है, ये डीएनए को एक विशिष्ट जगह से काटते हैं, स्पेसिफिक साइट से काटते हैं, और क्या होता है डीएनए की फ्रेगमेंटेशन में हम इसमें यूज करते हैं। सेकेंड हमने क्या जानना है कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं दो प्रकार के हमारे पास आते हैं। पहला होता है एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा होता है एंडोन्यूक्लियस। अब कुछ कुछ इनके नाम ही इंडिकेट कर रहे हैं। एक्सो मतलब कुछ बाहर की तरफ बता रहा है और एंडो मतलब कुछ अंदर की तरफ बता रहा है। अब हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पे क्या है, पीस ऑफ डीएनए है, ये हमारे पास आ गया पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए है। एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के हम टाइप्स पढ़ रहे हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का क्या काम होता है, डीएनए की कटिंग, यानी डीएनए की फ्रेगमेंटेशन करता है, डीएनए को काटता है। अब एक्सोन्यूक्लियस क्या करेगा, यहाँ से कटिंग करेगा, यहाँ से यानी कि बाहर की साइड से, डीएनए की जो बाहर यानी कि जो कॉर्नर होते हैं यहाँ बीच जो साइड से करेगा,
ये क्या करेगा, साइड से कटिंग करेगा डीएनए की, यानी न्यूक्लियोटाइड को यहाँ से रिमूव करेगा। और अगर हम एंडोन्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे भी क्या है, ये पीस ऑफ डीएनए है, ये पीस ऑफ डीएनए है। तो ये क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस बीच से काटता है, बीच से, यहाँ से काट दिया या यहाँ से काट दिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सोन्यूक्लियस क्या कर रहा है, किनारों से काट रहा है, स्टार्टिंग से काट रहा है, बीच से नहीं काटेगा, इसीलिए इसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो यानी जो बाहर की साइड से काटेगा उसे हम एक्सोन्यूक्लियस कहेंगे। और एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, बीच से काटते हैं, बीच से यानी कि बीच वाले पोर्शन से, मिड वाले पोर्शन से, साइड वाले पोर्शन से नहीं काटेंगे। तो हमारे काम के यहाँ पे क्या है, एंडोन्यूक्लियस है, क्योंकि हमारा जो इंसुलिन का जीन है वो तो क्या है, बीच में प्रेजेंट है, वो साइड में प्रेजेंट नहीं है। जो हमारा जो स्पेसिफिक जीन है, जिसे हम और क्या कहते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिस जीन की हमें आवश्यकता है उसे हम क्या कहेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है कहाँ पे है, ये मिड पार्ट में है, बीच में प्रेजेंट है। तो हमारे काम का यहाँ पे क्या हुआ, एंडोन्यूक्लियस। किसे यूज करेंगे हम, एंडोन्यूक्लियस को यहाँ पे यूज करेंगे, इसीलिए हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी तक आपको क्या बताया गया है, अभी तक आपको सिर्फ ये बताया गया है कि जब हमने क्या किया, हमें क्या करना है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डीएनए को, पीस ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करना है। तो हमने क्या किया, पहले प्योर फॉर्म निकाली डीएनए की। अब पूरे डीएनए में से हमें सिर्फ एक जीन की आवश्यकता है, तो उस जीन को निकालने के लिए हमें डीएनए को काटना पड़ेगा। डीएनए को काटने के लिए हम सीजर का उपयोग करेंगे। कौन से सीजर, जेनेटिक सीजर हम उन्हें कहते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एक्सोन्यूक्लियस जो डीएनए को बाहर की साइड से काटते हैं या कॉर्नर से काटते हैं, उन्हें हम एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं। एंडोन्यूक्लियस क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड को क्या करते हैं, बीच से काटते हैं, या फिर जो एंजाइम्स होते हैं बीच से उन्हें काटते हैं। तो ये जो एंडोन्यूक्लियस है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी जो जीन को काट देगा, यानी ऐसा नहीं है कि ये जो हमारा डीएनए है कहीं से भी डीएनए को काट देगा, स्पेसिफिक साइट से काटते हैं। आपको ये याद रखना है कि विशिष्ट स्थानों से काटते हैं, वहां पे क्या होती है, इनकी रिकॉग्निशन साइट होती है। एक नया वर्ड आएगा रिकॉग्निशन साइट, बार बार आएगा जब तक आप पढ़ते रहेंगे। जब आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो भी आप पढ़ते रहेंगे जब तक, तो रिकॉग्निशन साइट बार बार आएगा। आपको समझना है रिकॉग्निशन साइट क्या है। यहाँ पे जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कुछ यहाँ पे पहचानेंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस यहाँ पे पहचानेंगे। तो यहाँ पे जो भी सीक्वेंस होगा, यानी कि यहाँ पे इंसुलिन का कुछ सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, उस न्यूक्लियोटाइड को पहचानेंगे और वहीं से काटेंगे इन्हें। तो क्या होती है, इनकी एक रिकॉग्निशन साइट होती है। आपने क्या करना है, आप इसकी डेफिनेशन नोट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को भी नोट करेंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं किस प्रकार से डीएनए की कटिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास आएगा कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, या फिर हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। यहाँ पे क्या हो रही है, डीएनए की कटिंग हो रही है। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स रादर कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या रहा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी यहाँ पे कहते हैं। So restriction endonuclease enzyme is a specific type of enzyme that can cleave into DNA molecule and cut at specific recognition site. क्या रहे, ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं डीएनए को कहाँ से काटेंगे, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन साइट से, यानी ये एक स्पेसिफिक विशिष्ट साइट को पहचानते हैं और वहां से कट कर देते हैं, यानी पहचान के कट करेंगे कि कहाँ पे कौन स्पेसिफिक जीन है, विशिष्ट जीन यहाँ पे है, और उन्हें पहचानेंगे और वहां से क्या करेंगे, उन्हें कट कर देंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे, दस इट ब्रेक द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। क्या करते हैं ये, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ देते हैं। डीएनए कि जो डबल स्ट्रैंड होता है उनके बीच क्या होती है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है, और ये जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं इसी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को यहाँ पे तोड़ देते हैं। तभी क्या होती है, तभी डीएनए की वहाँ पे कटिंग होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे
Depending on their ability to recognize the restriction site, restriction enzymes are of 4 types. क्या होते हैं कि ये रिकॉग्निशन साइट को पहचानने के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, यानी विशिष्ट जो रिकॉग्निशन साइट होती हैं, जिन साइट को ये पहचानते हैं उसके आधार पर ये 4 टाइप के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 एंड टाइप 4. तो यहाँ पे क्या होते हैं? 4 टाइप के हमारे पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आए हैं. नेक्स्ट आप देखेंगे, a probe is defined as the fragment of RNA or DNA with variable length that can detect the presence or absence of any nucleotide substance in the given sequence. यहाँ पे क्या होता है, जो प्रोब है वो डीएनए और आरएनए का पीस होता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड को क्या करता है, आइडेंटिफाई करने में क्या करता है, हेल्प करता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन अ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स. नेक्स्ट आपने क्या देखा? डीएनए लाइगेज इज रेफर टू एज स्पेसिफिक एंजाइम्स दैट कैन कैटालाइज द मेकिंग ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड एट 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड 5 फॉस्फेट ग्रुप, दस हेल्प्स इन जॉइनिंग डीएनए स्ट्रैंड. अब ये तो आपको ये बता रहा है कि जब डीएनए को हमने कट कर दिया तो जो डीएनए को हमने कट किया उसे हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ जब मिक्स करते हैं तो वहाँ पे किसका यूज करेंगे? हम लाइगेज का यूज करेंगे. क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने कहा ये क्या है, ऑर्गेनिज्म ए है और ये क्या है, बी है. इसमें क्या था, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल था और यहाँ पे इसका क्या था, ये जेनेटिक मटेरियल था. इसका जेनेटिक मटेरियल हमने यहाँ पे निकाला. तो जब हमने निकाला तो इसे हम एक अलग कलर से यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं. ये क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है. अब हमने इस जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पे ऐड कर दिया. जब यहाँ पे ऐड किया यानी कि इसके डीएनए के साथ हमने यहाँ पे ऐड किया तो इस डीएनए को, यानी ये ए के डीएनए को बी के डीएनए के साथ जोड़ने में हम किसका यूज कर रहे हैं? लाइगेज का यूज कर रहे हैं. ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इसकी ज्वाइनिंग करा रहा है. अभी तक हमने क्या जाना? अभी तक हमने जाना है कि हम डीएनए को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं. किसके हेल्प से कर रहे हैं? यहाँ पे एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की हेल्प से हमने क्या किया, डीएनए को कट कर दिया. अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है. ये था हमारा डीएनए, ये था हमारा डीएनए और हमारी स्पेसिफिक साइट क्या थी? हमारा जो एंजाइम था वो यहाँ पे था. ये हमारा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारा इंसुलिन का जीन है. अब यहाँ से क्या हुआ, डीएनए यहाँ से कट हो गया, यहाँ से कट हो गया. हो सकता है ये जीन यहाँ पे भी होगा तो यहाँ से भी कट हो गया, यहाँ से भी कट हो गया. अब क्या हुआ, हमने डीएनए की कटिंग तो कर ली है लेकिन सारे ही पीस अभी भी कहाँ है, वहीं पे पड़े हैं. अब हम जो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसे हमें निकालना है. हमें क्या करना है, उसे निकालना है. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने देखा कि हमने डीएनए को आइसोलेट किया. आइसोलेट यानी डीएनए को ए से निकाला. ए से जब निकाला हमने तो फिर हमने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए की फिर हमने कटिंग की और हमें हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था उसे हमने अलग कर दिया. अब जब उस जीन को हमने अलग कर दिया है तो अब हमें क्या करना है, ये सारे ही जो चीजें, पूरा जो डीएनए है वो एक साथ अभी पड़ा हुआ है, सारा मिक्सचर है. अब हमें उस स्पेसिफिक जीन को उसे निकालना है. तो उससे पहले आप क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए एट अ स्पेसिफिक लोकेशन. इसके जितने भी पॉइंट आपको बताए गए हैं वो सारे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, नोट करेंगे. चलिए, अभी तक हमने क्या जाना कि जो डीएनए है, डीएनए की हमने फ्रेगमेंटेशन कर ली है. अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने, ये जो डीएनए था, इस डीएनए से हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट हटा लिया है. यानी कि ये जो इंसुलिन का जो जीन था वो हमने काट के अलग कर दिया है. लेकिन अभी भी क्या है, ये जो सारा मटेरियल है ये एक साथ ही यहाँ पे प्रेजेंट है. अब हमें क्या करना है, इस पूरे मिक्सचर से अपना जो जीन है वो उसे हमें आइसोलेट करना है. और उसके लिए हमारे पास एक नई टेक्निक आती है जिसे हम कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे. आप अभी ये सारा नोट कीजिए.
सो क्लास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आज आपने जाना फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की कटिंग किस प्रकार से की जाती है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है और किस प्रकार से इसकी प्रोसेस होती है। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।